गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की। बीएससी पार्ट थर्ड में हमारा जो ऑर्गेनिक का टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? एनएमआर हमने स्टार्ट किया था। एनएमआर हमने इसकी इंट्रो वाली पार्ट की बात कर ली थी कि एनएमआर में हम मेन देखते क्या हैं। एक बार मैं आप लोगों को पीछे वाला वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। उसमें क्या किया था हमने? एनएमआर जो स्टार्ट किया था न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसको हम बोलते हैं, इसका हमने सेकेंड नाम दिया था पीएमआर। एनएमआर या फिर पीएमआर प्रोटोन मैग्नेटिक न्यूक्लियर अपने पास होता है या फिर रेजोनेंस। इसमें हमने क्या बात की थी कि सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि एनएमआर की हमारे पास रिक्वायरमेंट कैसे होती है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की कोई भी अगर हम यूनिट पढ़ते हैं तो उसकी हमारे पास सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही होती है कि आप लोग हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पेक्ट्रा ड्रा करके। जैसे हमारे पास एनएमआर है तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था जब हमने इसकी इंट्रो वाली बात की थी कि न्यूक्लियस जो होता है हमारे पास उसमें हमारे पास दो चीज होती है, एक तो हमारे पास होता है प्रोटॉन और एक हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। और जो सराउंडिंग जो होता है उसके वो इलेक्ट्रॉन राउंड करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये अपनी बात हुई थी। तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे जो एनएमआर में जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है मेनली वो हमें किसके थ्रू मिलता है? प्रोटॉन। जो प्रोटॉन हमारे पास होते हैं वो फ्लिपिंग करते हैं। फ्लिपिंग इट मीन्स हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो हमारे पास नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है लोअर एनर्जी लेवल, एक तो हमारे पास होता है लोअर एनर्जी लेवल और ये हमारे पास होता है अपर एनर्जी लेवल। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, दो चीज़ हमारे पास होती है लोअर और अपर एनर्जी लेवल। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे जो एनएमआर जो होता है, एनएमआर में हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन जो होगा वो लोअर एनर्जी लेवल जो हमारे पास होगा न्यूक्लियस में, वहाँ से अपर वाले एनर्जी लेवल में मूव करता है और क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। जैसे ही वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, उस कंपाउंड के हमें सिग्नल्स मिलेंगे, स्पेक्ट्रा मिलेगा और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होंगे उनकी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। ये चीज हमारे पास होती है जरूरी कि एनएमआर के थ्रू हमारे पास क्या मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आगे जो हमने स्टार्ट किया था वो हमने इसकी छोटे छोटे टर्म्स जो हमारे पास एनएमआर में यूज आते हैं वो हम बात कर रहे थे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। इस पर हमारे पास क्या होता है, छोटा क्वेश्चन भी बनता है और बड़ा क्वेश्चन भी, लेंथी क्वेश्चन भी हमारे पास बनता है कि केमिकल शिफ्ट हमारे पास या फिर रासायनिक विस्थापन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एनएमआर में जब भी हमें केमिकल शिफ्ट देखनी होती है तो हम क्या करेंगे, जैसे हम किसी भी चीज को अगर स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, स्पेक्ट्रा बनाने के लिए सबसे पहले हम रेफरेंस कंपाउंड यूज करते हैं। वो रेफरेंस कंपाउंड या फिर संदर्भ के रूप में जो भी हम यूज में लेते हैं कि उसके संदर्भ में हमारे पास सिग्नल्स आएंगे। तो वो जो सिग्नल्स हमें मिलेंगे वो किसकी प्रेजेंस में मिलेंगे, यानी कि हम रेफरेंस के रूप में जो यहाँ पे यूज में लेते हैं वो हमारे पास कौन सा कंपाउंड होता है, वो हमारे पास होता है टीएमएस। मेनली जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा यहाँ पे टीएमएस, टेट्रा मैथिल सिलेन, टेट्रा मैथिल सिलेन। ये हमारे पास होता है रेफरेंस कंपाउंड जो हम एनएमआर में यूज करते हैं मेनली। ये जो टेट्रामेथिल सिलेन हम यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास जो रेफरेंस जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो खुद भी एक सिग्नल्स देगा, क्योंकि हमारे पास अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं टेट्रामेथिल सिलेन की तो हमारे पास क्या होते हैं, सिलिकॉन जो आप लोगों के पास हमारे पास होता है उससे हमारे पास क्या चार जो होंगे वो मैथिल ग्रुप अटैच होते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होती है टेट्रामेथिल सिलेन की। तो यहाँ अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें तो टेट्रामेथिल सिलेन में भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ हम एक चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम जो रेफरेंस के रूप में जो टेट्रामेथिल सिलेन यूज कर रहे हैं, जो पीएमआर में हम यूज कर रहे हैं, वही हम किस में यूज कर सकते हैं, कार्बन 13 जो एनएमआर पढ़ते हैं, C13 जो एनएमआर पढ़ते हैं, वहां पे भी हम इसको संदर्भ के रूप में या फिर रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हमें स्पेक्ट्रा बनाना होता है तो हम जब इस रेफरेंस के रूप में जो भी कंपाउंड हमें वो यूज करेंगे जो हमारे पास क्या हो, खुद भी सिग्नल्स दे, क्योंकि हमें उसके कंपैरिजन में हमारे पास क्या बनेंगे, वो सिग्नल्स जो देगा वो उसके कंपैरिजन में देगा। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, इसके पास क्या होता है, हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। ये जो हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे ये भी सिग्नल्स देंगे और ये जो सिग्नल्स देंगे हमारे पास वो क्या होंगे, हमारे पास ओनली फॉर वन सिग्नल्स देगा।
क्यों? क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं इसके NMR सिग्नल्स की तो हमारे पास एक आता है, पॉइंट आता है हमारे पास कि जो प्रोटॉन हमारे पास है उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करके हम क्या बनाते हैं, उसके सिग्नल्स या फिर स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो यहाँ हमारी बात चल रही है कि जो केमिकल शिफ्ट हमें देखनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेफरेंस कंपाउंड यूज करेंगे और उस रेफरेंस कंपाउंड के रूप में हमने कौन सा यूज किया है, टेट्रामेथिलसिलेन। तो फर्स्ट हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो टेट्रामेथिल हमने सिलेन यूज किया है वो क्यों यूज किया है, इसमें क्या ऐसे स्पेसिफिक गुण का कैरेक्टर प्रेजेंट है कि हम जो रेफरेंस के रूप में यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो टेट्रामेथिलसिलेन ही कर रहे हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें कैरेक्टर की अगर बात करें टेट्रामेथिलसिलेन की तो हमारे पास होगा फर्स्ट कैरेक्टर की अगर हम देखें कैरेक्टर ऑफ टेट्रामेथिलसिलेन, कैरेक्टर ऑफ TMS। अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट नंबर की अगर हम देखें तो टेट्रामेथिलसिलेन में हमारे पास क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, स्ट्रक्चर जब मैंने ड्रा की थी इसकी सिलेन हमारे पास टेट्रामेथिलसिलेन की, तो हमारे पास क्या थे यहाँ पे 4 जो हमारे पास क्या होंगे मैथिल ग्रुप अटैच होंगे, वो भी किससे, सिलिकॉन जो हमारे पास होगा सेंटर एटम से। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो अगर हम देखें यहाँ पे प्रोटॉन जो हमारे पास प्रेजेंट है वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, यानी कि इनके थ्रू जो स्पेक्ट्रा मिलेगा हमारे पास, जो सिग्नल्स हमें देगा ये टेट्रामेथिलसिलेन, वो कितना सिग्नल्स देगा, ओनली फॉर 1 सिग्नल। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ जो टेट्रामेथिलसिलेन हमारे पास प्रेजेंट है उसमें क्या प्रेजेंट है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं इसमें फर्स्ट नंबर इक्विवेलेंट प्रोटॉन, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। क्या होंगे हमारे पास यहाँ पे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। ये जो रासायनिक रूप से समतुल्य प्रोटॉन हमारे पास प्रेजेंट होने के कारण ये क्या करेगा, ये जो कंपाउंड हमारे पास होगा वो क्या देगा, ओनली गिव 1 सिग्नल, हमारे पास ओनली फॉर 1 सिग्नल ये देगा, क्योंकि हमारे पास इसमें इक्विवेलेंट प्रोटॉन आएंगे 1 सिग्नल। तो जब ये 1 सिग्नल हमारे पास देगा तो हम क्या करेंगे, जब केमिकल शिफ्ट का अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी कि हम क्या करेंगे, उस केमिकल शिफ्ट में लास्ट जो होंगे हमारे पास एक सिग्नल शो करेंगे। ये जो सिग्नल्स हमारे पास लास्ट में जो मिलता है वो किसका होता है, TMS का। तो फर्स्ट हमारे पास रीजन ये आ गया। सेकेंड अगर हम देखते हैं कि हम टेट्रामेथिलसिलेन को क्यों यूज करते हैं रेफरेंस के रूप में, ये क्या होता है हमारे पास देखें हम तो ये केमिकली क्या होता है, इनर्ट हमारे पास होता है। अगर हम देखें रासायनिक रूप से अक्रिय, केमिकल इनर्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास जब हम रेफरेंस के रूप में यूज़ करेंगे इसको तो हमारे पास क्या होगा, सैंपल जब हम लेते हैं हमारे पास NMR स्पेक्ट्रा में, तो उस सैंपल में हमारे पास क्या होगा, एक तो जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो होता है, प्लस हम जो सॉल्यूट जिसका हम NMR स्पेक्ट्रा लेना है वो करते हैं ऐड। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो रेफरेंस के रूप में यूज़ में लेते हैं, जब अपना रेफरेंस कंपाउंड ही उस सॉल्यूट के साथ रिएक्शन शो कर देगा तो हमारे पास उसका NMR स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा, यही चीज़ होगी। तो हमारे पास क्या होगा, हमें ऐसा रेफरेंस कंपाउंड यूज़ करना है जो रासायनिक रूप से क्या हो, अक्रिय हो, केमिकली इनर्ट हो। तो सेकंड हमारे पास रीजन ये आएगा। थर्ड अगर हम बात करें इसमें, ये जो हमारे पास कंपाउंड होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर कंपाउंड होता है। तो ये जो सॉल्वेंट हमारे पास होता है उसमें क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड हमारे पास होगा। ये हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर होगा। तो ये 3 हमारे पास रीजन है कि टेट्रामेथिलसिलेन को हम रेफरेंस के रूप में क्यों यूज़ करते हैं NMR स्पेक्ट्रा में, केमिकल शिफ्ट में। तो टेट्रामेथिलसिलेन जैसे ही हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, केमिकल शिफ्ट में सबसे पहले एक सिग्नल्स बनाते हैं, वो किसका होता है, रेफरेंस कंपाउंड का होगा, और वो कौन सा होगा, TMS। अभी मैंने आप लोगों को बताया जो टेट्रामेथिलसिलेन हमारे पास होगा वो हम किस किस में यूज़ कर सकते हैं, कार्बन 13 जो हम NMR पढ़ते हैं उसमें भी हम ले सकते हैं रेफरेंस के रूप में। इसके अलावा सिलिकॉन से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है तो वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जो टेट्रामेथिल की जो स्ट्रक्चर है हमारे पास उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है और सिलिकॉन भी प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास होगा। फर्स्ट हमने बात कर ली किसकी, TMS की। सेकेंड अगर हम देखें, हमें क्या करना है, केमिकल शिफ्ट देखनी है, रासायनिक विस्थापन किसे बोलेंगे, कि हमारे पास जब भी हम NMR सिग्नल्स हमें बनाने हैं तो जो NMR
सिग्नल्स हमारे पास होंगे तो रेफरेंस कंपाउंड के हमारे पास जो रेफरेंस कंपाउंड हम लेंगे उसके संदर्भ में जो भी हमारे पास सिग्नल्स आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, केमिकल शिफ्ट। हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे पास कोई स्पेक्ट्रा बनाना है हमें, तो ये हमने क्या यूज़ किया, TMS, टेट्रामेथिल सिलेन हमने यूज़ किया TMS। तो हमारे पास जो सिग्नल्स इसके आएंगे किसी भी NMR कंपाउंड के हमें जो बनाना है स्पेक्ट्रा, तो किसी भी कंपाउंड के हमारे पास जो सिग्नल्स आएंगे वो किसके हमारे पास रेफरेंस में आएंगे, ये जो टेट्रामेथिल सिलेन है उसकी रेफरेंस में जो भी हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, यानी कितना हमारे पास विस्थापित होता है वो कंपाउंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक विस्थापन या फिर केमिकल शिफ्ट, ये हमारे पास होती है। अब हमारे पास होता है कि ये जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के बताई ये वाली, तो हमारे पास दो चीज आती है इसमें, हमारा एक तो होती है डाउनफील्ड और एक होती है अपफील्ड। किस तरफ हमारे पास डाउनफील्ड होगी और किस तरफ हमारे पास अपफील्ड होगी, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास होगा यहाँ पे, अगर हम इसका एक एग्जाम ड्रा करें, हमारे पास जो डायग्राम होगा वो हमारे पास होगा यहाँ पे जो भी हमने यूज़ किया है TMS, ये क्या है TMS हमारे पास होगा। तो TMS की रेफरेंस में अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या हमारे पास दो चीज़ आती है, एक तो दो वैल्यू चलती है हमारे पास, एक तो होता है टो और एक होता है डेल। NMR स्पेक्ट्रा में हम दो यूनिट लेते हैं, एक तो हमारे पास होती है टो और एक हमारे पास होता है डेल। अगर हम ड्रा करें यहाँ पे टो की वैल्यू, अगर हम इसकी कंपेरिजन में देखें 10, 9, 8, जो भी हमारे पास होगा सिग्नल्स जो देंगे हमारे पास वो क्या होता है, ये जो टो वैल्यू और हमारे पास जो डेल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारे पास अपोजिटली चलती है, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है इनमें, कि जैसे हमारे पास कोई टो की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेल की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होगी। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, ये जो हमारे पास वैल्यू आई वो किसकी आई है, टो की हमारे पास वैल्यू है ये वाली, ये हमारे पास है टो। अगर हम देखें यहाँ पे 1 हमारे पास है, ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो किसकी आएगी, डेल की वैल्यू, ये हमारे पास होती है डेल की वैल्यू। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो टो और जो डेल हमने ड्रा किया है यहाँ पे, तो जब भी हमारे पास क्या होगा, जो टो की वैल्यू जब हमारे पास ज़्यादा होती है इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अपफील्ड हमारे पास होती है। तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ वाली जो साइड होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास अपफील्ड, इधर वाली जो साइड होगी हमारे पास वो कौन सी होगी, अपफील्ड होगी। यहाँ पे अगर हम देखें ये वाली चीज़ तो ये हमारे पास होती है डाउनफील्ड। तो इस चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास टो की वैल्यू अगर हमारे पास हाई होती है तो हम उसको बोल सकते हैं हमारे पास होती है वो अपफील्ड, और जैसे ही हमारे पास टो की वैल्यू कम होती है तो हम उसको बोल सकते हैं डाउनफील्ड। अब जब मैंने आप लोगों को NMR स्पेक्ट्रा पढ़ाया था तो तुमने दो टर्म यूज़ की थी, एक तो डी शील्डिंग और एक शील्डिंग। अब कब हमारे पास किसी कंपाउंड की शील्डिंग होगी और कब डी शील्डिंग होगी, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास डी शील्डिंग या शील्डिंग था उसमें हमने क्या देखा था, जैसे हम फर्स्ट बात करें शील्डिंग की, तो शील्डिंग इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, दो चीज हमारे पास सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होता है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एक तो होता है हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है हमारे पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो चक्रण करेगा वो जो खुद हमारे पास मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमारे पास होगा, एक्सटर्नल फील्ड हमारे जो भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करेगा वो हमारे पास क्या होगी, जो भी वो खुद डेवलप करेगा वो तो हमारे पास क्या होगी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और जो बाहर से हम देंगे उसे मैग्नेटिक फील्ड जो भी हम अप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ अगर हम देखें जो AMF और जो IMF है हमारे पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन पे हमारे पास देखना होगा कि जब हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब हमारे पास होंगे। एक तो हमारे पास होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपर की तरफ और जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। यानी कि दोनों जो होंगे जब हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग हमारे पास होती है परिरक्षित। जो प्रोटॉन हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, परिरक्षित होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास डी शील्डिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास होगा डी शील्डिंग। तो ये जो डी शील्डिंग हमारे पास होगी
उसमें हम क्या करते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक दूसरे के डायरेक्शन में ही होती है। हमारे पास ये एएमएफ और जो आईएमएफ होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे की डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं हम डीशील्डिंग। तो जब हमारे पास डाउन फील्ड और अप फील्ड हमें देखना है तो हमारे पास क्या होगा, जब भी हमें अप फील्ड की तरफ किसी भी प्रोटॉन का जब भी हमारे पास अप फील्ड की तरफ हमेशा ड्राइव होगा वो हमारे पास बनेगी उसकी शील्डिंग, यानी कि कंपाउंड में जो प्रोटॉन हमारे पास प्रेजेंट होंगे कंपाउंड में उनकी हमेशा क्या होगी, शील्डिंग होगी। और जब भी हमारे पास डाउन फील्ड की तरफ किसी भी एनएमआर का सिग्नल मिलेगा तो उसके थ्रू हमारे पास क्या होगी, डीशील्डिंग, यानी कि विपरिरक्षित, जिसको बोलते हैं प्रोटोनों का परिरक्षित होना और विपरिरक्षित हो रहा। तो ये जो स्पेक्ट्रा हम ड्रा कर रहे हैं, ये जो हमने डायग्राम हमने शो किया है टाटा केमिकल शिफ्ट के थ्रू बताने के लिए, तो डीशील्डिंग और शील्डिंग टर्म यूज की है। जब भी मैं आप लोगों के सामने ये चीज बोलूँ कि शील्डिंग, हमारे पास जो प्रोटोन हो रहा है वो शील्डिंग हो रहा है, शील्डेड हो रहा है, तो उसका स्पेक्ट्रा आप लोगों को कहाँ ड्रा करना है, अप फील्ड की तरफ ड्रा करना है। किसकी रेस्पेक्ट में, टो की रेस्पेक्ट में। हमारे पास दो यूनिट यहाँ पे आती है, टो और डेल। और जब हमारे पास कंपाउंड एलिमेंट जो हमारे पास होगा प्रोटोन यानी कि कंपाउंड में, उसकी जब डीशील्डिंग होगी तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास उसका जो स्पेक्ट्रा बनेगा यानी कि एनएमआर जो सिग्नल देगा वो कहाँ देगा, डाउन फील्ड की तरफ। तो ये दो चीज हो गई है हमारे पास। अब हम देखते हैं, अगर हम आगे बात करें इसके केमिकल शिफ्ट की, तो मैंने अभी आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता दी कि रेफरेंस कंपाउंड के हमारे पास जो भी होता है उसके रेफरेंस में हमारे पास जो भी एनएमआर सिग्नल्स हमें मिलते हैं, सिग्नल्स जो हमें मिलेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट की, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, उसके कारण हमारे पास जो एनएमआर सिग्नल्स होते हैं वो डाउन फील्ड की तरफ मिलेंगे या फिर ऑफ फील्ड की तरफ। तो फर्स्ट मैं आप लोगों के सामने बात करूँ, अगर फर्स्ट हमारे पास होगा फर्स्ट, वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट या फिर प्रेरणिक प्रभाव जिसको हम बोलते हैं। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है जैसे एथिल क्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड प्रेजेंट है। इस एथिल क्लोराइड में हमारे पास क्या होगा, ये जो क्लोरीन जो एटम हमारे पास प्रेजेंट है वो कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। ये जो क्लोरीन हमारे पास होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये क्या करेगा, इसके जस्ट पास वाले जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उनके ऊपर क्या करेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करेगा, यानी कि इसके एनवायरमेंट जो होगा, प्रोटोनों को जो एनवायरमेंट होगा उसको क्या करेगा, इस पर हमारे पास प्रभावित करेगा यानी इफेक्ट करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जस्ट पास वाले जो कार्बन पे प्रोटॉन प्रेजेंट है वो क्या होंगे, ज्यादा हमारे पास इफेक्टिव होंगे। तो इसका हमें अलग सिग्नल मिलेगा। अगर हम इसकी सिग्नल्स की बात करें तो यहाँ हमारे पास टू टाइप्स के सिग्नल्स मिलेंगे। एक तो हमें मिलेंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके जस्ट पास वाले कार्बन के थ्रू हमारे पास जो एनएमआर सिग्नल मिलेंगे वो डिफरेंट मिलेंगे, और इससे हमारे पास जो बी पोजिशन पे जो प्रेजेंट है यानी कि मैथिल जो ग्रुप प्रेजेंट है उस पे जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो हमारे पास डिफरेंट एनएमआर सिग्नल देंगे। ये हम कैसे करते हैं, केमिकल शिफ्ट की फैक्टर अफेक्टिंग में हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास एटम प्रेजेंट है वो क्या करेगा, ये जो कार्बन हमारे पास है उसके जो प्रोटॉन होंगे हमारे पास जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। जैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये वाले जो प्रोटॉन होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा डीशील्डेड होंगे कंपेरिजन टू मैथिल ग्रुप के। तो जैसे ही ये ज्यादा डीशील्डेड हमारे पास होंगे तो इसके जो सिग्नल्स मिलेंगे हमारे पास इसकी कंपेरिजन में कहाँ मिलेंगे, डाउन फील्ड की तरफ। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो डीशील्डिंग हमारे पास होगी प्रोटॉन की तो हमारे पास उसके थ्रू जो प्रोटॉन हमारे पास उसके थ्रू जो एनएमआर सिग्नल्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, डाउन फील्ड की तरफ मिलेंगे। तो यही हमारे पास चीज होगी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास केमिकल शिफ्ट में अफेक्ट करते हैं कि उसके कारण हमें एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड और अप फील्ड की तरफ मिलेंगे। तो इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हमारे जो टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट, रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।